इम्पोर्टेंट डेरिवेशन थे वो सब मैंने कंप्लीट किया था। यस सर। दोनों वेव्स कोहेरेंट हो, दोनों की फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, दोनों सिंगल वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी का हो, और सेम डायरेक्शन में जब ये मिलकर सेम डायरेक्शन में चलकर किसी पॉइंट पर अगर सुपर इम्पोज्ड होते हैं, मिलते हैं, तो कहीं पर उन दोनों की इंटेंसिटी के जोर से ज्यादा इंटेंसिटी फॉर्म होता है और कहीं पर दोनों के जोर से कम इंटेंसिटी फॉर्म होता है। ये जो मैक्सिमा और मिनिमा फॉर्मेशन तैयार होता है, इसी को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। तो कुछ इसके फॉर्मूला आए थे, वो हम आज कंसिडर करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और कुछ सर याद दिलाने के लिए बोले थे इसमें। क्या चीज? ग्राफिकल मेथड से जो है निकाल, ग्राफिकल कुछ मेथड बोले थे। यस, से याद दिलाया। देखो ध्यान से, ग्राफिकल मेथड टू फाइंड रिजल्टेंट वेव इक्वेशन। ग्राफिकल मेथड टू फाइंड द रिजल्टेंट वेव इक्वेशन। इस मेथड में खूबसूरती यह है कि हमें बहुत ज्यादा गणित यूज नहीं करना, सिंपल कैलकुलेशन से ये मेरे रिजल्टेंट वेव इक्वेशन बन जाते हैं। इसके स्टेप्स क्या है, वो स्टेप्स समझ लो, सीख लो, उसके बाद फिर यूज करते रहना। ये हम यूज कर सकते हैं वेव इक्वेशंस का रिजल्टेंट निकालने के लिए, या हम इसको यूज कर सकते हैं और रिजल्टेंट एसएचएम इक्वेशन, रिजल्टेंट एसएचएम इक्वेशन। दो एसएचएम के इक्वेशन, तीन एसएचएम के इक्वेशन अगर आपस में सुपर इम्पोज्ड होते हैं, मिलते हैं, तो उनके रिजल्टेंट एसएचएम के इक्वेशन क्या बनेंगे, उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट है कि कंसीडर द एम्पलीट्यूड्स एज वेक्टर्स। जो वेव्स के एम्पलीट्यूड है, जो एसएचएम के एम्पलीट्यूड्स हैं, उनको वेक्टर की तरह कंसीडर करो। एंड द फेज कांस्टेंट एंगल for their direction, वेक्टर है प्रिंस, अगर वो वेक्टर है तो उसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होगा ना। यस सर। तो मैग्नीट्यूड तो एम्पलीट्यूड का वैल्यू हो गया, अब उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन को हम एंगल से दर्शाते हैं। तो जो फेज कांस्टेंट एंगल होगा, उसी का वही एंगल उस एम्पलीट्यूड का डायरेक्शन। ओके, जैसे मान लिया जाए कि एक वेव इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस kx। दूसरा इक्वेशन है a2 साइन ओमेगा टी प्लस kx प्लस पाई बाई 3। चौथा है, तीसरा इक्वेशन है y3 इक्वल टू a3 साइन ओमेगा टी प्लस kx प्लस पाई बाई समथिंग, कुछ भी ले लो, पाई बाई 4 ले लो, पाई बाई 2, पाई बाई 2। मैंने तीन इक्वेशन लिया है और तीनों को हमें ऐड करना है। तो मैथमेटिकली अगर हम करने जाएंगे तो फिर तो बूढ़ा फंसेंगे ना।
अगर हमें मैथमेटिकली इसको निकालना हो y बराबर क्या होगा, तो y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 होगा। और अगर हम इन तीनों को ये पूरा को अगर हम जोड़ने जाएंगे और मैथमेटिकली अगर हम इसको ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में ये जोड़ने के लिए सिखाया था, ये दो ही थे, देख रहे थे ना कितने लंबे कैलकुलेशन करके आए। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये वाली जो मेथड है वो हेल्प करेगा। देखो ध्यान से और समझो इस बात। इसका एम्पलीट्यूड कितना है? पहला वाले का एम्पलीट्यूड कितना है बताओ? A1। पहला वाले का एम्पलीट्यूड है A1, एम्पलीट्यूड है A1। और इसका फेज कांस्टेंट एंगल कितना है? फेज कांस्टेंट एंगल, फेज नहीं, ये पूरा हुआ फेज, ओमेगा टी प्लस के एक्स, ये पूरा हुआ फेज। इसके बाद जो ये लिखा रहता है ये है फेज कांस्टेंट। उसमें तो 0 है, कुछ नहीं है, तो फेज कांस्टेंट इसका एंगल 0 हो गया। यस, इसका एंगल हो गया 0 डिग्री। और इसका एम्पलीट्यूड कितना हुआ? A2। और इसका फेज कांस्टेंट एंगल कितना हुआ? 60 डिग्री, ⅕ 63। और इसका एम्पलीट्यूड हुआ A3 और फेज एंगल हो गया π/2 प्लस में। यस सर। और ये जो एंगल होगा फेज एंगल विद देयर डायरेक्शन, और ये मेजर्ड किया जाएगा, मेजर्ड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मेजर्ड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बनाते हुए एम्पलीट्यूड A1 रहेगा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से π/3 एंगल बनाते हुए एम्पलीट्यूड A2 रहेगा। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से π/2 एंगल बनाते हुए एम्पलीट्यूड A3 रहेगा। क्या इतनी बातें समझ में आई? आई नहीं आई? यस सर। और इस बात को ध्यान रखना है, नोट यहां हम लिख रहे हैं, while finding phase constant angle, the function, जो फंक्शन होना चाहिए, should be in positive sign function, पॉजिटिव साइन फंक्शन में होना चाहिए। मतलब वो साइन का फंक्शन होना चाहिए और पॉजिटिव में होना चाहिए। जैसे इस बात को समझो, मान लो कि आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है A cos ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस π/2 माइनस π/3। ठीक है फ्रेंड्स? यस सर। तो बताओ, तो इस केस में एम्पलीट्यूड तो A रहेगा, फेज कांस्टेंट एंगल कितना लिखेंगे? फेज कांस्टेंट एंगल यहाँ कितना लिखेंगे? क्या हम -π/3 लिखेंगे? सर इसका पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे ना फंक्शन। नहीं, यहाँ समझना है क्या, यहाँ साइन यस नहीं सर कॉस है, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। इसको तो साइन में लाना पड़ेगा। यस सर। तब जाके आप इसको लिख पाए। पहले साइन के फंक्शन में लाना होगा तभी लिखा है। और याद होगा cos 90 माइनस डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है। यस, ये बात याद रखिएगा। और
साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है। 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है, और 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है। अब बताइए कि आपको यहाँ पे इतनी सारी जानकारियां हैं मेरे पास, अब बताओ इस जानकारी को यूज करके इसको साइन फंक्शन में कैसे बनाओगे। तो देखो, क्या हम इसको साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2 ऐसा लिख सकते हैं? ये वाला यूज किया। यस सर, वहाँ पे वो दिख नहीं रहा। हाँ, अब दिख नहीं दिख रहा है? नहीं सर, अब दिखा, कुछ लगता है ग्लिच वगैरह हो जाता है क्या, या नेट प्रॉब्लम लगता है रहता। नहीं ठीक है सर, ऐसे तो देखिए। हाँ, तो मेरे नेट प्रॉब्लम होगा इस वजह से। मेरे क्या ऐसा लिख सकते हैं ना, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ये थीटा के रूप में हो गया, तो साइन 90 हुआ ये, और ये प्लस है और ये थीटा है, तो 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। समझ आ रहा है? ये सिंपल मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे सचेत रहना है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और इन दोनों को माइनस पाई बाई 3 और प्लस पाई बाई 2, माइनस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2 को ऑपरेट करो, कितना आएगा? ये बटा में 6 होगा, माइनस 2 पाई प्लस 3 पाई, यही ना होगा? पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा प्लस पाई बाई 6। समझ आया? यस सर। तो अब इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या बोलेंगे? ए। एम्पलीट्यूड वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए, और ये पाई बाई 6 होंगे यस फेज कांस्टेंट है, फेज कांस्टेंट है। ये नियम है, याद रखना कि जब भी फेज कांस्टेंट एंगल डिसाइड करनी हो, तो जो वेव फंक्शन है या जो एसएचएम फंक्शन है वो साइन फंक्शन में होना चाहिए, और वो भी पॉजिटिव साइन फंक्शन में होना। दिस इज द कंडीशन, जिससे कि आपको करने में परेशानी नहीं। तो हम एक डायरेक्शन दे दिए, हमेशा इस फॉर्म में आप ले आइए, फिर उसका एम्पलीट्यूड देख लीजिए क्या है, और फेज कांस्टेंट एंगल देख लीजिए क्या है। चलिए, ये हुआ फर्स्ट स्टेप। पहला स्टेप में एम्पलीट्यूड्स को वेक्टर के रूप में लेना है, और उसका जो फेज कांस्टेंट एंगल है वो उसका डायरेक्शन के रूप में काम करेगा, जिसको हम मेजर करेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। फिर उसके बाद दूसरा नियम कहता है, देन ड्रॉ अ डायग्राम फॉर एम्पलीट्यूड वेक्टर्स and find their resultant, और उसका रिजल्टेंट निकालो। एम्पलीट्यूड वेक्टर्स का डायग्राम बनाइए और उसका रिजल्टेंट निकालिए। ठीक है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, द रिजल्टेंट amplitude and their direction will be for resultant equation.
जो रिजल्टेंट इक्वेशन बनेगा वो उसके लिए बनेगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड कहलाएगा, और उसका जो डायरेक्शन होगा वो रिजल्टेंट इक्वेशन का फेज कांस्टेंट एंगल कहलाएगा। जैसे कि देखो ध्यान से, एग्जाम्पल कुछ कर रहे हैं। ये तो आपके कॉन्सेप्ट हो गए जो आपको दिमाग में रखना है कि प्रोसेस करेंगे कैसे। जैसा कि हम पहला ही एग्जाम्पल लेते हैं जो हम लोगों का था। हम लोगों का 2 इक्वेशन था। एक इक्वेशन ये था, याद है? देखो प्रिंस, पहला इक्वेशन क्या था? A1 sin ओमेगा t माइनस kx। यस और दूसरा इक्वेशन यही था ना, सिंप्लीफाई करने के बाद? यस A2 sin ओमेगा t माइनस kx माइनस डेल्टा फाई, यही था। तो पहला इक्वेशन है A1 sin ओमेगा t माइनस kx। दूसरा इक्वेशन है A2 sin ओमेगा t माइनस kx माइनस डेल्टा फाई। यही 2 इक्वेशन था। इसी 2 इक्वेशन को जब हम मैथमेटिकली सिंप्लीफाई किए थे, ये वाली फॉर्मूला लगाकर साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन, ये फॉर्मूला लगाकर हम उसको सिंप्लीफाई किए थे, तो इतनी सारी रिजल्ट तैयार हुई थी। अब हम इसी को ग्राफिकल मेथड से देखो कैसे निकालते। तो बताओ आप लोग, ये जो पहला इक्वेशन है उसकी एम्पलीट्यूड कितनी है? A1 A1। एम्पलीट्यूड इसका है A1। और एंगल कितना है? 0 0। ये जो दूसरा इक्वेशन है उसकी एम्पलीट्यूड कितनी है? A2 और इसका एंगल कितना है? -5 डेल्टा माइनस डेल्टा फाई, माइनस डेल्टा। अब आप क्या कीजिए, सभी साइन फंक्शन में है, सभी पॉजिटिव में है, तो मेरा काम एकदम से आसान हो गया। यस अब फिर उसके बाद बोलता है कि आप एम्पलीट्यूड को का वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कीजिए। तो हम एक वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो बताइए, पहला जो एम्पलीट्यूड है उसका डायरेक्शन क्या है? पहला जो एम्पलीट्यूड है उसका डायरेक्शन 0 डिग्री पर है। 0 डिग्री 0 डिग्री पर। इसका वैल्यू कितना है? A1। यस और दूसरा जो वेक्टर है वो देखो कितना एंगल पर है? माइनस डेल्टा फाई। यस माइनस डेल्टा फाई मतलब नीचे से नापेंगे, समझे? अगर ये प्लस होता, अगर यहाँ प्लस होता, ये वाला प्लस होता, तो हम ये वाला ड्रॉ करते हैं ऐसे, समझ में आया? ये वाला एंगल ड्रॉ करते। यस और चूंकि ये माइनस है तो वो नीचे है। और यहाँ एम्पलीट्यूड बना आपका 8। और ये एंगल आपका हुआ डेल्टा फाई। तो बताइए, तो इसके रिजल्टेंट किधर बनेंगे? इन दोनों के, है ना, बीच में बनेंगे रिजल्टेंट। यस सर इसके रिजल्टेंट यही बीच से बनेंगे। यही रिजल्टेंट जो बने आपके वही ए कहलाएगा, और ये जो एंगल बनेगा वही डेल्टा कहलाएगा, जो हम डेल्टा यहाँ पर, ये जो डेल्टा आया है वो उसका एंगल है, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब बताओ, वेक्टर का फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को। तो जब 2 वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच का एंगल डेल्टा फाई है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? रूट अंडर
रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos डेल्टा 5। और ये एंगल कितना आएगा? एंगल का tan डेल्टा याद होगा, A2 sin डेल्टा 5 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 cos डेल्टा 5। यस देखो तो डायरेक्ट आ गया ये, क्या इतना ही ना निकाल कर लाए थे हम लोग? यस सर, नहीं निकाल कर लाए थे। समझ आ रहा है? यस सर। अब जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये इक्वेशन है, तुम्हारे पास एक इक्वेशन है 3 sin ओमेगा टी। हम SHM इक्वेशन ले रहे हैं, ठीक है? 3 sin ओमेगा टी, ये y1 है। y2 है 4 cos ओमेगा टी, 4 cos ओमेगा टी। अच्छा, रिजल्टेंट इक्वेशन तो लिखा ही नहीं। रिजल्टेंट इक्वेशन क्या बनेगा इस केस में? रिजल्टेंट इक्वेशन क्या बनेगा? y बराबर y1 प्लस y2 जो बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा कैपिटल A साइन ओमेगा टी माइनस kx, और ये जो डेल्टा एंगल बना है वो तो नीचे बना ना, यस तो माइनस डेल्टा। यही है रिजल्टेंट वेव इक्वेशन। रिजल्टेंट वेव इक्वेशन। चलो, अभी हम दो इक्वेशन आपको दिए हैं, इन दोनों को आपको जोड़ के इसका रिजल्टेंट बनाना है। y1 बराबर y1 प्लस y। तो बताओ, पहला तो सीधा साधा है, पहला तो एकदम सजा सजाया है। हाजी, पहला का एम्पलीट्यूड कितना है फ्रेंड्स? 3। और इसका फेज कांस्टेंट एंगल कितना है? 0। दूसरा वाला क्या सजा हुआ है? नहीं सर, सजाना पड़ेगा। सजाना पड़ेगा, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। कोई डाउट है इसमें? ये वाला फॉर्मूला साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। ये वाला फॉर्मूला देखो, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर साइन, ये देखो ना, उल्टा देखो, उल्टा इधर से इधर। साइन 90 प्लस थीटा, थीटा की जगह ओमेगा टी हुआ, ओमेगा टी। तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो गया ना? ऐसे ये समझ गए। समझ गए? अब आप यहाँ से देखकर बताओ इसका एम्पलीट्यूड कितना बोलोगे? एम्पलीट्यूड ऑफ इसका 4। यस सर। और एंगल क्या बोलोगे? एंगल पाई बाय 2 प्लस में। यस सर, प्लस। अब इसका आप डायग्राम बनाइए। डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो जो पहला इक्वेशन है उसकी एम्पलीट्यूड है 3, और वो कितने एंगल पर है? 0 डिग्री पर। 0 डिग्री पर है। तो पहला ऐसे गया, ये 3 हुआ। यस सर। और दूसरा का एम्पलीट्यूड है 4, वो कितने एंगल पर है? पाई बाय 2 90 डिग्री। प्लस में ना? प्लस में। यस प्लस में तो ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा। यस सर। ये हुआ 4। और फिर इन दोनों का रिजल्टेंट 20 से जाएगा। 90 का 1 हो जाएगा। और रिजल्टेंट कितना हो जाएगा भाई? रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 आ जाएगा सीधा। यस सर। और ये एंगल हो जाएगा आपका डेल्टा। डेल्टा का tan डेल्टा क्या होगा? 4/3।
होगा ना, यस 53 डिग्री कह सकते हो, P 53 डिग्री कह सकते हो। तो फाइनल जो वेव इक्वेशन हुआ वो क्या हुआ? तो फाइनल वेव इक्वेशन का एम्पलीट्यूड हो गया 5 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। डेल्टा का मान आप 53 डिग्री आ रहा। समझ आया फ्रेंड्स? यस सर। तो हम इस तरीके से 3, 4, 5 जितने भी इक्वेशंस हैं उन सबको धराधर जोड़ सकते हैं। क्योंकि नीट एग्जाम में हमें 2 ही इक्वेशन मिलते हैं। आईआईटी में एडवांस में ये 3, 4 इक्वेशन जोड़ने के लिए दिया जा सकता है, लेकिन नीट में बस 2 ही से काम। तो हम 2 की प्रैक्टिस किए हैं, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को 3, 4 सभी इक्वेशंस को जोड़ने में यूज कर सकते हैं। ठीक है? यस सर। तो आइए हम अपना थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जो आपको सिखाया था, इंटरफेरेंस के जो रिजल्ट निकाल कर लाए थे, उसी को अब हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, अपने पेज के बिल्कुल बीचों बीच लिखिए इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में जो भी मैंने रिजल्ट अभी तक प्राप्त किया है, उन सबको यहां हम पहले सजा लेते हैं। तो सबसे पहला देखो रिजल्ट क्या आया था। सबसे पहला रिजल्ट आया था कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। याद है ना? यस सर। जो के डेल्टा जो है, ये देखिए यहाँ फेज डिफरेंस इज इक्वल टू के इंटू पाथ डिफरेंस, जिसका हम यहाँ रिजल्ट लिखे हैं। फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू। फिर उसके बाद एक पाथ डिफरेंस का भी रिलेशन देख रहे होंगे, डी साइन थीटा। पाथ डिफरेंस का रिलेशन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा। अब डी क्या है? डी देखो यहाँ फिगर में, डी है आपका डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। डी है ये डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2, जिसको स्लिट्स कहे हैं। और थीटा है ये जो पॉइंट P है, वो यहां से स्लिट के मिडिल पॉइंट से उसकी एंगुलर पोजीशन थीटा। दिख रहा है ना? यस सर। ये थीटा है। ये जो पॉइंट P है, जो यहां से वो पोजीशन पर सुपरिम्पोज हुआ है, वो कितने एंगल पर हुआ है, दैट इज थीटा। तो ये है डी और ये है थीटा। ये दूसरा फॉर्मूला आया। तीसरा फॉर्मूला जो इंटेंसिटी का हमने लिखा था, इंटेंसिटी यस सर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड स्क्वायर, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर, एरिया ऑफ स्लिट। यस एरिया ऑफ स्लिट लिखे थे ना, देखो ना सब लिखा हुआ है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, कहीं लिखे होंगे उसको। एरिया ऑफ स्लिट, इंटेंसिटी रिजल्टेंट। नहीं लिखा तो आप लिख लो अभी, है ना? यस सर। ये देखो यहाँ इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ होल और एरिया ऑफ स्लिट्स, है ना? एक तो हुआ इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, और दूसरा है
एरिया इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द होल और एरिया ऑफ द स्लिट। जैसे कि इस बार जेईई एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम स्लिट की लंबाई वही रहने दें, चौड़ाई 2 गुना कर दें, स्लिट की लंबाई वही रहने दें और चौड़ाई 2 गुना कर दें, मतलब क्या हुआ? ये जो आपका स्लिट है, ये जो आपका स्लिट है दिख रहा है ना, ये लंबा, अगर लंबाई वही रहने दें, लंबाई उसका वही रहने दें, जो ये लंबाई है उसका हम वही रहने दें, और जो इसकी चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है वाली चौड़ाई, इसको 2 गुना कर दें, तो इसका एरिया 2 गुना हो जाएगा। यस, लंबाई तो वही है ना, चौड़ाई को 2 गुना कर दिया, लंबाई वही है जितना बड़ा पहले था, और इसकी जो लंबाई चौड़ाई थी वो 2 गुना हो गया, ये वाला हो गया। पहले यहाँ था, इसको हम 2 गुना कर दिए, तो अब इसका एरिया पहले के एरिया से तो 2 गुना हो गया ना, तो एरिया 2 गुना हो गया, तो इसका मतलब इंटेंसिटी 2 गुना। समझ आया? यस सर। एरिया ऑफ द स्लिट या एरिया ऑफ द होल, एरिया ऑफ स्लिट या एरिया ऑफ होल। ये एक फॉर्मूला। उसके बाद जो रिजल्ट एक और प्राप्त हुआ, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos डेल आई डेल्टा फाई। एक ये रिजल्ट आया था, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी जब निकाले थे तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का इक्वेशन आया था I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 cos डेल्टा फाई। ये रिजल्ट मेरा है। ये इंटरफेरेंस की सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशंस है मेरे। इसी रिलेशंस को हम अब यूज करेंगे। हम इसको 2 पार्ट में कंसीडर करेंगे, तो आप अपने कॉपी को भी 2 पार्ट में बांट लेना। एक साइड लिखना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा साइड लिखना डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा? मैक्सिमा फॉर्मेशन, और डिस्ट्रक्टिव में मिनिमा फॉर्मेशन। चलो हम सबको नोट करते चल रहे, पॉइंट वाइज नोट कीजिएगा। इस केस में मैक्सिमा फॉर्मेशन, मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंजेस अकर, ब्राइट फ्रिंजेस अकर। और डिस्ट्रक्टिव में मिनिमा या डार्क फ्रिंज या डार्क फ्रिंजेस अकर। एक बात। दूसरी बात, मैक्सिमा तब बनेगा जब इंटेंसिटी मैक्सिमा होगा और एम्पलीट्यूड, और इंटेंसिटी मैक्सिमा के लिए अल्टीमेटली एम्पलीट्यूड मैक्सिमा होना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड जो ए है
और जो इंटेंसिटी आई है, ये दोनों क्या होंगे? मैक्सिमम। मैक्सिमम। डिस्ट्रक्टिव में यही दोनों मिनिमम हो, ए एंड आई विल बी मिनिमम। अब ए या आई मैक्सिमम हो, उसके लिए शर्तें क्या है? तो देखो यहाँ पे ए और आई दोनों लिखा हुआ है सामने स्क्रीन पे। ए का एक्सप्रेशन इतना है, ए का एक्सप्रेशन इतना है, आई का एक्सप्रेशन इतना है। ये मैक्सिमम कब होगा? ये मैक्सिमम तब होगा जब cos डेल्टा फाई का मान 90 नहीं, मैक्सिमम सर 0 +1 cos का और साइन का जो मैक्सिमम मान होता है वो +1। और इस केस में cos डेल्टा फाई का मान मिनिमम, मिनिमम कितना? -1। इसके लिए डेल्टा फाई क्या होना चाहिए? तो डेल्टा फाई होना चाहिए 0, 2 पाई, 4 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इन सबों पर इसका मान +1 आएंगे। और -1 कब आएंगे? -1 आएंगे पाई, 3 पाई, 5 पाई, इस तरह से। इसको आप जनरल वैल्यू में लिख सकते हो 2n पाई, जहां n का वैल्यू स्टार्ट कहां से होगा? 0 से। और इस केस में डेल्टा फाई को आप लिख सकते हो 2n -1, और ये -1 ले रहे हैं इसलिए n का वैल्यू स्टार्ट होगा कहां से? 1 से। ये बातें याद रखने वाली। मिनिमा के केस में, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में, जो n की स्टार्टिंग होंगी वो 0 से नहीं होंगी, n की स्टार्टिंग कहां से होंगी? 1 से। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में, मैक्सिमा के केस में, n की स्टार्टिंग 0 से है। तो कंडीशन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंडीशन फॉर मैक्सिमा या कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या हो रहा है? कंडीशन फॉर मिनिमम, देखो तो बोल के तो देखो कंडीशन यहाँ सिंपल है। एक तो कंडीशन फेज डिफरेंस का, ये आया 2n पाई। ठीक है। अब देखो अगर फेज डिफरेंस 2n पाई हो तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? यहां से निकाल लो। इस फॉर्मूला में, ये जो पहला फॉर्मूला तुम देख रहे हो, जो फर्स्ट फॉर्मूला है, इसमें डेल्टा फाई की जगह रख दो 2n पाई, यहाँ रखो। तो डेल्टा एक्स का मान कितना आएगा? 2 पाई कट जाएगा तो n लैम्डा होगा। तो फेज डिफरेंस जो आपका बनेगा, सॉरी पाथ डिफरेंस,
दैट इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा। यही है दो कंडीशन, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। मिनिमम के केस में जो फेज डिफरेंस आया वो तो आया आपका 2n माइनस 1 माइनस पाई छूट गया यार, पाई 2n माइनस 1 इंटू पाई। और पाथ डिफरेंस देखो क्या आएगा, फिर वही फॉर्मूला में डेल्टा फाई की जगह 2n माइनस 1 प्लेस कर देंगे तो आएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, यस सर, लैम्डा बाई 2। ये इसका कंप्लीट रिलेशन। और याद रहे मैक्सिमा के केस में n की स्टार्टिंग कहां से होंगी, 0 से। और मिनिमा के केस में n की स्टार्टिंग होंगी 1 से। अगर हम इसका एक छोटा सा समझने के लिए एक्सप्रेशन लेना चाहें, लिखना चाहें, तो डेल्टा फाई का मान यहाँ पर कौन कौन से आएंगे? 0 0 लैम्डा, यस सर, 2 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, यस 4 लैम्डा डैश डैश। इस केस में बताइए डेल्टा एक्स कितने आएंगे पाथ डिफरेंस? n का मान 1 लेंगे, 1 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, डैश डैश। ठीक है ना? यस सर। अब तुम इन दोनों को थोड़ा कंपेयर करो तो तुमको पता क्या चलेगा कि ये जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो पहला पाथ डिफरेंस 0 है और दूसरा पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा है, तो 0 और लैम्डा के बीच में ही ना लैम्डा बाई 2 है। यस सर, इसी के बीच में लैम्डा बाई 2 है, यहाँ बाई 2 है, इसके बीच में। और लैम्डा 2 लैम्डा के बीच में ना 3 लैम्डा बाई 2 है। यस सर, यस। तो दो मैक्सिमा के बीच में मिनिमा घुसा हुआ है। अल्टरनेट। अगर आप इसको समझना चाहो तो अगर हम सारे रिलेशन को यहां लिखें, डेल्टा एक्स 0, फिर उसके बाद 1.5 0, उसके बाद 0.5 लैम्डा, फिर लैम्डा, फिर 1.5 लैम्डा, फिर 2 लैम्डा, फिर 2.5 लैम्डा, फिर 3 लैम्डा, फिर 3.5 लैम्डा, फिर उसके बाद 4 लैम्डा। इस तरह से तो क्या दिख रहा है, ये जो 0 है, ये जो लैम्डा है, ये जो 2 लैम्डा है, ये जो 3 लैम्डा है, ये जो 4 लैम्डा, वो किसके लिए है? कंस्ट्रक्टिव, मैक्सिमम के लिए है, कंस्ट्रक्टिव के लिए। यस सर, ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे, यस सर, ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे। और ये जो 0.5 लैम्डा है, ये जो 1.5 लैम्डा है, ये जो 2.5 लैम्डा है, 3.5 लैम्डा है, यहाँ मिनिमम बन रहे हैं, यहाँ डार्क फ्रिंजेस बनेंगे। मतलब दो मैक्सिमा के बीच में एक मिनिमा है, या दो मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा है, ये नहीं मैक्सिमा, यस सर, दो मैक्सिमा के बीच में मिनिमा है, दो मिनिमा के बीच में मैक्सिमा है। ये हमको यहां से ये बताना चाहते। चलिए हम इसको नोट कर रहे थे, हम इसको कवर कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। 2 पार्ट में अपना कॉपी बना रहे।
कितना नंबर पॉइंट हम लोग डिस्कस किए अभी तक? चौथा, और 5वां। पोजीशन of nth bright fringe. Position of nth dark fringe. n bright fringe और n dark fringe. तो मेरे पास क्या कंडीशन है? मेरे पास कंडीशन है डेल्टा x बराबर क्या? n लैम्डा। और डेल्टा x बराबर फॉर्मूला बराबर है d sin थीटा dy by d। यस सर। और sin थीटा क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पर हम ये जो sin थीटा लिख सकते हैं, sin थीटा चूंकि थीटा बहुत छोटा होता है ना, तो sin थीटा लिख सकते हैं। sin थीटा को अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि एंगल बहुत छोटा होता है, तो sin थीटा को अप्रोक्सीमेटली tan थीटा लिख सकते हैं। और इस फिगर को देखो तो tan थीटा बराबर लंब बाई बेस हो जाएगा ना, लंब बाई आधार। लंब हो गया y और आधार हो गया d। ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, y बटा में ये लिख सकते हैं। तो sin थीटा की जगह y बाई d लिख सकते हैं। इसको हम यहाँ प्लेस करेंगे, y बाई d यहाँ प्लेस। y बाई, चलिए रखिए, यहां से आपको आएगा n लैम्डा इक्वल टू d इंटू वाई बाई कैपिटल। तो y जो ये है वो nth ब्राइट का पोजीशन है, nth ब्राइट का पोजीशन है। और ये बराबर हो जाएगा n लैम्डा कैपिटल d बाई स्मॉल डी। काफी काम का फॉर्मूला है ये। और याद रखिए ये जो y निकल रहा है वो कहां से निकल रहा है? यहां से, ये पोजीशन से देख रहा है ना? यस सर। यहां से ये पोजीशन की दूरी y निकल रहा है। ये सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं इसको। अभी हम फिगर बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। स्क्रीन के सेंट्रल पोजीशन से उसकी दूरी आपको निकली है अभी। अच्छा, मिनिमा के लिए, डार्क फ्रिंज के लिए क्या कंडीशन होगा? तो डेल्टा x का मान तो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 लेंगे, और पाथ डिफरेंस तो वही फॉर्मूला होगा d sin थीटा। और sin थीटा का मान फिर हम वही लेंगे y बटा में कैपिटल। यहां प्लेस कर दो 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू d इंटू वाई बाई कैपिटल। यहां से y का nth डार्क फ्रिंज की पोजीशन निकल जाएगी। nth डार्क फ्रिंज की पोजीशन होगी 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल d बाई 2d। ये लिख। ये है पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज और ये है पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम दी सेंट्रल मैक्सिम। इसको हम लिख सकते हैं फ्रॉम सेंट्रल
सेंट्रल पोजीशन से कितनी दूरी पर ब्राइट बनेगा, कितनी दूरी पर डार्क बनेगा, आप यहां से तो यहां पर n बराबर 0 लेंगे तो 0 का मतलब क्या हो गया? सेंट्रल। 0 मतलब क्या हो गया? सेंट्रल मैक्सिमम। n बराबर 1 लेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट ब्राइट। क्या बोलेंगे? फर्स्ट ब्राइट। n बराबर 2 लेंगे तो क्या निकलेगा? सेकेंड ब्राइट। अच्छा, यहाँ पे n बराबर 0 तो नहीं ले सकते, n बराबर 1 लेना पड़ेगा पहले। तो n बराबर अगर हम 1 लेते हैं, ये हो जाएगा फर्स्ट डार्क। फर्स्ट डार्क। n बराबर 2 लेंगे तो सेकेंड डार्क। इसी तरह से 3 लेंगे तो थर्ड डार्क, फोर्थ डार्क। ये सब का आपको पोजीशन निकले। थर्ड डार्क। समझ में आ रहा है? यस सर। अगर हम इसका विड्थ निकालना चाहते हैं, width of bright fringe, width of bright fringe, जिसको हम बीटा नाम देंगे। width of dark fringe, इसको भी बीटा ही नाम देंगे। दोनों का वैल्यू इक्वल आता है क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे बनता है। यस सर। है ना? तो ये वैल्यू आएगा ब्राइट का जो विड्थ आता है, याद है तो बोलो, लैम्डा कैपिटल डी बाई जी। और बीटा डार्क का भी वही वैल्यू है, लैम्डा डी। लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल। ये हम सब कैलकुलेट करके निकाल सकते। ठीक है? ये मेरे सारे रिलेशन हो। अब कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें जो हम नेक्स्ट पेज में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा हम इसको अलग से टॉपिक ले लेते हैं, थियरी ऑफ फ्रिंजेस। फ्रिंजेस की थियरी ध्यान से। In interference, there are many number of bright and dark fringes। many मतलब कि 3000, 2000, 2500 इस तरह से बनते हैं। There are many number of bright and dark fringes occur। ठीक है? यस सर। अब वो कितना है? अगर आपसे ये पूछा जाए कि कै ठो
मेनी तो ठीक है, ये तो डिप्लोमेटिक बात है, बोल दिया कि बहुत ज्यादा है भाई। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि है कितना, एग्जैक्ट काउंट करके बताओ, लमसम बताओ, तो कैसे बताएंगे इसको? तो देखो ध्यान से, मेरे पास अच्छा, यहाँ एक चीज का कैलकुलेशन छूट गया रे प्रिंस। मैक्सिमा की फ्रिंजेस, मैक्सिमा की क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी क्या होगी? चलो जगह। यस सर, उसके बाद एम्पलीट्यूड का भी सर। हाँ, तो छूट गया ना। ऊपर पे ही सर, मैक्सिमा नीचे भी निकले, नीचे में जगह बनना बचा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पर नेक्स्ट में उसका पूरा नोट बना के बचा हुआ है। क्या बोला? एक 4 आई नोट जो मिलता है, जीरो हो जाता है, हाँ, इसी में बनेगा। तो ए का मैक्सिमम वैल्यू बताओ। A1 + A2। तो यहाँ जो मैंने रिलेशन निकाला हुआ है इस केस में, cos डेल्टा फाई का मान +1, cos डेल्टा फाई का मान मैक्सिमम +1, इस जगह पे रख दो, यहाँ पे। यस सर, यहाँ पे रख दो cos डेल्टा फाई का मान +1, तो वैल्यू आएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। तो A1 प्लस A2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, जो रूट लेकर स्क्वायर भाग जाएगा, तो बच जाएगा A1 प्लस A2। और इंटेंसिटी देखो क्या आएगा, इंटेंसिटी आएगा cos डेल्टा फाई का मान 1 रख देंगे, तो आएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू रूट अंडर I1 आएगा, इतना वैल्यू बचेगा। इसी बात को हम जरा नोट करने वाले हैं। तो एम्पलीट्यूड का जो मैक्सिमम वैल्यू आया वो आया A1 प्लस A2, सिंपली A1 प्लस A2, दोनों का एम्पलीट्यूड जोड़ दोगे तो आएगा। और I का जो मैक्सिमम मान आया वो आया I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 इंटू I2, रूट के अंदर में ही है। तो इसी को हम लिख सकते हैं रूट अंडर I1 प्लस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकते। मिनिमा का भी आप इसी तरह से कंडीशन लगा सकते हो। मिनिमा का एम्पलीट्यूड का मिनिमम वैल्यू आएगा -1 रखने पर A1 माइनस हम मॉडुलस साइन लेंगे, मतलब ज्यादा एम्पलीट्यूड में कम एम्पलीट्यूड का टाइम। यस सर। और इंटेंसिटी का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा? रूट अंडर नहीं, I1 प्लस I2 माइनस सर -2 रूट अंडर I1 इंटू I2। ज्यादा कुछ दिमाग यहाँ नहीं खर्चा करनी है। यहाँ पर देखो तो मिनिमम के केस में cos डेल्टा फाई का मान -1 है ना, -1। मिनिमम के केस में cos डेल्टा फाई का मान -1 है, तो -1 यहाँ प्लेस कर देना है। cos डेल्टा फाई का मान माइनस रख देना -1, और यहाँ भी cos डेल्टा फाई का मान -1। यहाँ -1 रखेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2, A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में आ जाएगा। और यहाँ -1 रखेंगे तो ये प्लस को माइनस कर आ जाएगा I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट। ये वैल्यू आपको पड़ेगा। इसी को हम लिख सकते हैं रूट अंडर I1 माइनस रूट अंडर I2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी? यस सर।
अगर दोनों जो वेव्स गए, अगर दोनों की इंटेंसिटी एक ही हो, दोनों की इंटेंसिटी अगर एक ही हो, इफ I1 और I2 दोनों का मान बराबर हो और I0 के हो, तो फिर I का मैक्सिमम मान क्या होगा? तो आएगा 4 इंटू I। इसी में आप रख दो। और यहाँ पर भी अगर दोनों की इंटेंसिटी I1 I2 का मान बराबर I0 के हो, तो मिनिमम इंटेंसिटी का मान 0 है। मतलब कि इस केस में परफेक्ट डार्क बनेगा, कोई भी वहां पर लाइट की एनर्जी नहीं है। परफेक्ट डार्क बनेगा, कोई भी एनर्जी नहीं है। ये उसका मैक्सिमा मिनिमम है। चलो, तो मैं यहाँ पर बता रहा था कि जब इंटरफेरेंस होते हैं तो वहां पे बहुत सारे ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बनते हैं, हजारों की संख्या में बनते हैं। ये कैसे बनते हैं और कितने की लमसम वैल्यू बनती है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो मेरे पास मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन है, फ्रेंड्स बताओ। वी हैव फॉर मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन है? मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स तो सर एन लैम्डा ये है ना? यस सर। और ये बराबर होता है डी साइन थीटा के। डी साइन थीटा, यस सर। ये होता है ना डी साइन थीटा। यस सर। तो हम यहाँ से साइन थीटा वैल्यू क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा वैल्यू लिख सकते हैं एन लैम्डा बटा में स्मॉल डी। यस सर। एन क्या है यहाँ? एन है नंबर ऑफ मैक्सिमा, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज। पहला, दूसरा, तीसरा। और ये एक साइड का ब्राइट फ्रिंज है ना? एक साइड, दूसरे साइड भी ब्राइट फ्रिंजेस बने। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं? मेरे पास क्या जानकारी है? मेरे पास जानकारी है कि जो साइन थीटा का वैल्यू होता है हमेशा 1 से छोटा होता है। यस। वी नो जो भी साइन थीटा का फॉर्मूला होगा वो उसमें वैल्यू होगा वो हमेशा 1 से छोटा होगा। साइन थीटा वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ एन लैम्डा बाई स्मॉल डी लेस देन इक्वल टू 1। और यहां से एन की वैल्यू आप कह सकते हो that will be less than or equal to d by lambda। d by lambda आएगा। ठीक तो है, d by लैम्डा। ठीक है सर। अब आप यहाँ एक छोटा सा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। मान लो ये d जो है, d क्या है? स्लिट के बीच की दूरी। अगर वो सपोज करो है 2 मिलीमीटर, और मान लो कि हम कोई लाइट लिए, कौन सी लाइट लेना चाहते हो उसका वेवलेंथ कोई बोलो। मान लो हम 5000 एंगस्ट्रॉम का लाइट ले लें। 5000 एंगस्ट्रॉम किसका होगा? ब्लू नहीं, येलो ग्रीन का नहीं होगा। येलो ग्रीन और ब्लू के बीच का। ब्लू और वीआईपी। यस सर, ब्लू और ग्रीन के बीच। ब्लू के बीच के ग्रीन का। चलो 5000 एंगस्ट्रॉम ले लिया। कोई एक हम वेवलेंथ पसंद करें, 4000 भी ले सकते हैं, 4000 भी ले सकते हैं। तो मैं 5000 एंगस्ट्रॉम का लिया। एंगस्ट्रॉम मतलब कितना मिलीमीटर हो जाएगा? 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर होगा ना? यस सर। मिलीमीटर कितना हो जाएगा? 5000 इंटू 10⁻⁻7। 3 शून्य हटा दिया तो मिलीमीटर में आ गया, मिलीमीटर बन गया। तब ऐसे केस में एन वैल्यू क्या आएगा?
n लेस देन इक्वल टू d का वैल्यू कितना है देख लो, 2 मिलीमीटर, और लैम्डा का वैल्यू मिलीमीटर में ले आए हैं, 5000 इंटू 10⁻⁻7 दिख रहा है। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करो, थोड़ा समझने के लिए। ऊपर में कितना चला जाएगा, 10⁻7, नीचे में क्या आ जाएगा, 5000। ये 3 शून्य से 10⁻4 बचेंगे, बोलो ना। यस सर। तो ऊपर 20,000 हो गया ना, यस सर। ऊपर कितना हो गया, 20,000 बटा में 5, 5 से काट दो तो 4,000 बचेगा। समझ आ रहा है, 4,000 के आसपास। ये हम एक साइड की कितनी नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस बनी है वो मैंने अभी कैलकुलेट किया। तो टोटल ब्राइट फ्रिंज क्या होगा, ऊपर 4,000 नीचे 4,000, लमसम 8,000। टोटल ब्राइट फ्रिंजेस बन जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस बन जाएंगे 8,000। सो टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस will be approximately 8,000। 4,000 गुना 2, 8,000। 4,000 ऊपर और 4,000 नीचे। ऊपर मतलब क्या बोल रहे हैं, ऊपर मतलब क्या मतलब, सेंट्रल से ऊपर। देखो सेंट्रल से यहां से ऊपर 4,000 और यहां से नीचे 4,000। टोटल मिलके हो जाएंगे इस स्क्रीन पर 8,000। ऑन दी स्क्रीन। ऑन दी स्क्रीन। समझ आ रहा है? यस सर। तो इतनी संख्या में बनती है, 3,000, 4,000, 5,000, इस तरह की संख्या में फ्रिंजेस का फॉर्मेशन होता है। और ब्राइट फ्रिंजेस इतने बनेंगे तो डार्क फ्रिंजेस कितने बनेंगे, डार्क फ्रिंजेस भी इतना ही बनेंगे। नहीं, इतना ही बनेगा सर, अल्टरनेट बन रहा है। अल्टरनेट बन रहा है, जितने ब्राइट बनेंगे उतना ही डार्क भी बनेंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। तो अगर 8,000 ब्राइट बना है तो 8,000 डार्क भी बनेगा, तो टोटल फ्रिंजेस कितने हो गए ब्राइट डार्क मिला के, 16,000। 16,000 पूरा माल भरा हुआ है, 16,000 फ्रिंजेस। दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस हैव almost equal intensity, almost equal intensity। कितना, आई मैक्स, ये जो निकाले हैं ना अभी आई मैक्स। यस सर। लगभग जितने ब्राइट फ्रिंजेस हैं, 8,000 हैं या 4,000 हैं, जितने भी हैं, सबकी इंटेंसिटी ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो थोड़ा थोड़ा चेंज होता है ना, क्योंकि दूरियां स्क्रीन से ऊपर जा रहे हैं तो दूरी बढ़ता है, तो थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होता है। और ऑल डार्क फ्रिंजेस के भी सेम होता है। फ्रिंजेस हैव ऑलमोस्ट इक्वल इंटेंसिटी, आई मिनिमम। मतलब ऑलमोस्ट ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वली ब्राइट and dark fringes are equally dark. Okay.
तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, तीसरी बात को बताने से पहले हम इसका एक डायग्राम आपको दिखाना चाहते हैं। ये आपका कार्डबोर्ड है जिसमें हम 2 ठो स्लिट बनाते हैं, और ये आपकी स्क्रीन है जहाँ पे हम फ्रिंजेस को, और स्लिट की स्क्रीन से दूरी है d, 2 ठो हम छेद किए, लंबा लंबा छेद किए, एक छेद यहाँ किए, एक छेद यहाँ किए। ये स्लिट हुआ S1, ये स्लिट हुआ S2, ठीक है। यस। यहाँ पे एक सोर्स है, मेन सोर्स है, यहाँ मेन सोर्स है। इस सोर्स से देखो तो लाइट वेव चले, दिख रहा है? यस सर। तो यहाँ ये जो है, ये आपका, ये जो S1 और S2, ये देखो तो 2 डिफरेंट वेव फ्रंट पर है कि नहीं? यस सर। ये जो S1 है और ये जो S2 है वो 2 डिफरेंट वेव फ्रंट पे है ना। ये सब जो वेव फ्रंट जा रहा है, ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट ही ना आगे चलता है वेव में। ये वेव फ्रंट आगे गया और ये जाकर एक वेव फ्रंट यहाँ टकराया, और ये वेव फ्रंट एक दूसरा यहाँ से निर्माण हुआ, और वो वेव फ्रंट जो आगे गया वो जाकर यहाँ इस छिद्र से पास किया। तो इंटरफेरेंस में जो 2 वेव्स इंटरफेयर करते हैं वो दोनों वेव्स डिफरेंट वेव फ्रंट से आते हैं। ये बात याद रखिएगा नीट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2 interfering waves, interfering waves are coming from 2 different wave fronts, different wave fronts. या वेवलेट्स ऑफ डिफरेंट वेव फ्रंट्स आर कमिंग फ्रॉम वेवलेट्स ऑफ डिफरेंट वेव फ्रंट, क्योंकि ये सब S1 S2 तो वेवलेट्स हो गए ना। आर कमिंग फ्रॉम 2 wavelets of different wave front. Yes. और इसी चीज, यही इसी तरह का एक और बात हम आगे करेंगे डिफ्रैक्शन में। डिफ्रैक्शन में देखो तो क्या होगा कि एक ही वेव फ्रंट के डिफरेंट वेवलेट से जाकर के वेव इंटरफेयर करें, वहां पर एक बेसिक अंतर। अच्छा, एक बात ये बताओ कि यहाँ पर सब कोई ध्यान से देखना, सब कोई ध्यान से देखना और बताना। यहाँ पर अगर S1 से एक वेव चला और जाकर यहाँ S2 से वेव चला जाकर यहाँ सुपरइम्पोज हुआ, तो बताओ दोनों वेव का पाथ में डिफरेंस क्या है? बोलो भाई। पाथ में कोई डिफरेंस है दोनों में? नहीं सर। दोनों वेव तो समान दूरी ट्रेवल कर रहा है ना। यस सर। इन दोनों में कोई भी पाथ में डिफरेंस नहीं है। तो बताइए यहाँ पर क्या बनना चाहिए? मैक्सिमा बनना चाहिए, मिनिमा बनना चाहिए? तो देखो आप अपना पन्ना पलट के कि किस केस में पाथ डिफरेंस 0 बनता है। मैक्सिमा पाथ डिफरेंस किस केस में 0 बनता है? मिनिमम में तो पाथ डिफरेंस कभी भी 0 नहीं बनता।
मैक्सिमम। मैक्सिमम में पाथ डिफरेंस 0 बन रहा है। यहाँ इसका मतलब मैक्सिमा का फॉर्मेशन ही होगा, मिनिमा नहीं होगा कभी भी। यस। तो यहाँ पे मैक्सिमा बनेगा, तो मैक्सिमा को हम कुछ इस तरह से लिखें, ये मैक्सिमा को, ये कहलाएगा सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलेंगे इसको? सेंट्रल। सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल ब्राइट भी है। ब्राइट। मैक्सिमा। फिर मान लो कि ये लाइट यहां जाकर के मिला, ये जाकर के यहाँ एक यहाँ मिला, तो दोनों में पाथ का डिफरेंस है। यस। और अगर यहाँ के दोनों में पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा है तो फिर क्या बनेगा भाई? लैम्डा है तो क्या बने? फिर मैक्सिमम बनेगा। यस। यहां पर भी मैक्सिमम बनेगा, यहां पर भी मैक्सिमम बनेगा, और मैक्सिमम इंटेंसिटी यहां जितना है वही यहां पे हो। इसको बोलेंगे फर्स्ट मैक्सिमा। क्या बोलेंगे? फर्स्ट मैक्सिमा या फर्स्ट ब्राइट। और इसके लिए पाथ डिफरेंस कितना है? लैम्डा है ना? यस। इसके लिए पाथ डिफरेंस कितना है? 0। 0। 0। 0। तो यहाँ का पाथ डिफरेंस 0, यहाँ का पाथ डिफरेंस लैम्डा। और अगर हम एक बीच में लेते हैं जहां का पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 है, दिख रहा है? यहाँ का पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई 2। यस। यहाँ पर क्या बनेगा? मिनिमम। मिनिमा बने। क्या बनेगा भाई? मिनिमम। ये हुआ फर्स्ट मिनिमम, फर्स्ट डार्क, फर्स्ट डार्क। इस तरह से। अच्छा, एक बात और, यहां पर अगर हम कंसिडर करते हैं, यहां का भी तो पाथ डिफरेंस लैम्डा हो सकता है। यस। ये मैक्सिमा का फॉर्मेशन करेगा, ये भी फर्स्ट मैक्सिमा ही कहलाएगा, ये भी फर्स्ट मैक्सिमा ही कहलाएगा। यहाँ का भी पाथ डिफरेंस लैम्डा ही हो। और फिर यहाँ पे मिनिमा बनेगा, और ये फर्स्ट डार्क कहलाएगा। अच्छा, इसका पाथ डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा बाई 2। इसका भी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2। समझ आ रहा है? ये अभी हम एगो दूगो दिखाए हैं। इसी तरह से वेव चल चल करके जा करके मिलेंगे, एलो वाले जहां जहां मिलेंगे जिसके पाथ डिफरेंस, अब देखो यहाँ ध्यान से, जिसके भी पाथ डिफरेंस में लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा होगा, उन सब जगह मैक्सिमा या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जहां जहां भी पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, सब जगह मिनिमम इंटेंसिटी बनेगा डिस्ट्रक्टिव। और ऐसे ऐसे संख्या हजारों में होते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ बना के डाल दे रहे हैं, तुम लोग भी अपना दिखा लो कॉपी में। ये सब क्या है? मैक्सिमा है। मैक्सिमा। सभी मैक्सिमा लगभग बराबर इंटेंसिटी के होते हैं। और इसी के बीच में कौन फंसा हुआ है? मिनिमा। मिनिमम अल्टरनेटिवली।
इसी के बीच में फंसा हुआ है मिनिमम। डार्क फ्रिंज, इसकी इंटेंसिटी कम है, इसकी इंटेंसिटी कम है। नाम बोल सकते हो? ये जो ये सेकंड डार्क बना, सेकंड इसका पाथ डिफरेंस क्या बोलेंगे? 3 लैम्डा वाइट। ये जो है थर्ड डार्क बना, 5 लैम्डा वाइट, इसका पाथ डिफरेंस बोलेंगे 5 लैम्डा वाइट। अच्छा, ये जो बीच में है येलो वाला, ये सेकंड ब्राइट बना, यस सर, इसका पाथ डिफरेंस कितना है? 2 लैम्डा। ये थर्ड ब्राइट बना, इसका पाथ डिफरेंस कितना है? 3 लैम्डा। इसी तरह से नीचे भी आप नाम दे सकते हो, और इसकी संख्या यहाँ हजारों में होती है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। यस सर, और अगर हमसे कोई पूछे कि बताओ भाई यहां से सेंट्रल पोजीशन से, यहां से ओ पोजीशन से थर्ड ब्राइट फ्रिंज कितनी दूरी पर होगी, यहां से थर्ड ब्राइट फ्रिंज कितनी दूरी पर होगी? ये वाली थर्ड ब्राइट फ्रिंज है ना, है ना, थर्ड ब्राइट फ्रिंज है। यस सर, ये कितनी दूरी पर होगी, कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे। यस सर, 10 लैम्डा वाला, एन लैम्डा वाला नहीं, Yes. वाई वाला, यस वाई थर्ड ब्राइट वाइट, है ना। यस सर, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला अच्छा गरम कहाँ गया? ये वाला लैम्डा डी बाई टी बना, एन लैम्डा डी बाई टी, एन की जगह 3 रखेंगे, 3 लैम्डा डी बाई। यस सर, गरम ना है वो पेन है, हम अभी हम पी लिए। और अगर हमसे पूछा जाए यहाँ से थर्ड डार्क की दूरी क्या होगी, ये वाली थर्ड डार्क की दूरी क्या होगी, ये वाली, ये थर्ड डार्क की दूरी होगी जी। यस सर, ये थर्ड डार्क की दूरी क्या होगी, तो बता सकते हैं। और ये दूरी को निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यस सर, ये वाला फॉर्मूला लगा, एन की जगह 3 रख देंगे, वैल्यू आ जाए। चलो, ये सारी चीजें हमको यहाँ पर देखने को मिली। अब इस पूरे चीज में हम क्या बात देख रहे हैं, इंटरफेरेंस में the bright and dark fringes occur alternatively, अल्टरनेट बनते हैं, एक ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क बनते हैं। साथ ही साथ ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के इंटेंसिटी में क्या अंतर है? ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के इंटेंसिटी में कोई अंतर है? क्या अंतर है? ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी इतनी है, यस सर, और डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी इतनी है। अगर हमसे पूछा जाए ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस के बीच में अंतर क्या है, तो बोलेंगे 4 रूट अंडर I1I2। डिफरेंस कर देंगे ना दोनों का, यस सर, डिफरेंस कर देंगे दोनों, 4 रूट अंडर I1I2 अभी हम लिख देंगे। अच्छा, एक बात ये बताओ कि यहाँ पे जो मैक्सिमा बना दोनों के इंटेंसिटी से ज्यादा का एनर्जी पहुंच गया, मिनिमा जो बना दोनों के इंटेंसिटी से इतना एनर्जी कम पहुंच गया, तो क्या यहाँ एनर्जी क्रिएट हो गया या यहाँ एनर्जी डिस्ट्रॉय हो गया? क्या?
आपका जवाब होगा ना ही एनर्जी क्रिएट हुआ, ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय हुआ। जितनी एनर्जी यहाँ देखो कम हुआ है, उतना ही एनर्जी यहाँ जुड़ भी गया, दिख रहा है। यहाँ -2√i1 I2 हुआ, तो ये यहाँ +2√i1। तो आप कहेंगे कि इन इंटरफेरेंस total energy of system remains conserved। इंटरफेरेंस में टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड होते हैं, ना ही क्रिएट होते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं। इसके बाद आप कह सकते हैं क्या कह सकते हो, एनर्जी कंजर्व। हाँ, डिफरेंस बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, ब्राइट एंड डार्क, मतलब I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम, ये घटाओगे तो वैल्यू आएगा 4√I1 इंटू और क्या दिखा, और दिखा कि डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क फ्रिंज बराबर होगा डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंज। मतलब लगातार, है ना, सक्सेस डार्क ब्राइट फ्रिंज, और ये बराबर होगा बीटा के, और ये बराबर होगा लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। ठीक है। और अगर हमसे कोई पूछे कि डिस्टेंस बिटवीन, है ना, कंसेक्यूटिव ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, ब्राइट और डार्क फ्रिंज के बीच की दूरी क्या होगी, तो होगा बीटा बाई 2 लैम्डा D बाई 2। ऑफिशियली क्लेम किया है, एक्सेप्ट किया कि सोशल मीडिया कंट्रोवर्सी दैट इंपैक्टेड इट्स डिसीजंस। ये सारी चीजें खोद के मैंने इसका बाहर निकाला। ठीक है प्रिंस? यस सर। एक मिनट, तो आज हम यहीं तक रखेंगे। ठीक है?